गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फीटस एंड प्लेसेंटा के बारे में। मिडवाइफरी के अंदर फीटस क्या होता है और प्लेसेंटा क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फीटस के निर्माण के बारे में बात करेंगे कि फीटस का निर्माण किस तरीके से होता है, किस किस तरीके से फीटस के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से किस किस स्टेज के अंदर कौन कौन से वीक में क्या क्या प्रोसेस होती है फीटस के अंदर। तो फर्स्ट हम देखेंगे फीटस सैक और अम्नियोटिक द्रव की वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटल सैक एंड अम्नियोटिक फ्लूइड। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन इसका। फीटस बनता है किस तरीके से देखेंगे। शुक्राणु तथा अंडाणु के संपर्क में आने के बाद दोनों के केंद्रक परस्पर शुक्राणु तथा अंडाणु के संपर्क में आने के बाद दोनों के केंद्रक परस्पर संलिग्न होकर द्वियुग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसके विकास से क्या होता है, भ्रूण बनता है। आया समझ में? क्या बनता है? जिसके विकास से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, हम लोग देख किसमें क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें क्या देखेंगे, शुक्राणु तथा अंडाणु के संपर्क में आने के बाद दोनों के केंद्रक परस्पर संयलित होकर द्वियुग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसके विकास से भ्रूण बढ़ता है। देखो, एक तो एक युग्मनज और दूसरा युग्मनज, एक का मतलब है नर युग्मनज और एक ये मादा युग्मनज। नर युग्मनज और मादा युग्मनज दोनों मिलकर क्या करते हैं, द्वियुग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? द्वियुग्मनज का निर्माण करते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, और इसी को द्वियुग्मनज को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी द्वियुग्मनज को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, जो यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में संपर्क करके, ठीक है, इन दोनों के केंद्रक जो है वो एक दूसरे के साथ में परस्पर संयोजित होकर के यानी एक दूसरे के साथ में मिल करके एक युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं या द्वियुग्मनज कहते हैं। द्वियुग्मनज का निर्माण करते हुए द्वियुग्मनज आगे विकास करके क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण करता है। आया समझ में? क्लियर है? पहले भ्रूण की वृद्धि और विकास देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोरुला स्टेज। मोरुला स्टेज क्या होती है? भ्रूण की वृद्धि और विकास में मोरुला स्टेज क्या होती है? मोरुला स्टेज क्या होती है, युग्मनज के निर्माण के बाद युग्मनज बना, द्वियुग्मनज बन गया। ठीक है, दो युग्मनज वाला एक युग्मनज बन गया, 2n। ठीक है, सॉरी, मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ। ये 1n प्लस 1n मिलकर के 2n बना लिया, द्वियुग्मनज बन गया। अब ये युग्मनज है, 2n बन गया है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, युग्मनज के निर्माण के बाद उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे द्विकोशिकीय अवस्था बन जाती है। समसूत्रण द्वारा कोशिकीय बहुमुंडन निरंतर चलता रहता है, जिससे चार कोशिकीय अवस्था बन जाती है। अब क्या होगा देखेंगे, युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज, ठीक है, दो द्विसूत्र क्या बोलते हैं, दो सूत्रीय युग्मनज का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो दो सूत्रीय युग्मनज का निर्माण हो गया। अभी क्या होगा, निरंतर इसमें क्या होता रहेगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से क्या होगा, ये समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से क्या होता जाएगा, ये समसूत्री विभाजन से क्या होगा, 2 सेल से कितना सेल बन जाएगा, 4 सेल बन जाएगा। 4 से कितना बन जाएगा, 8 सेल बन जाएगा। ठीक है, 8 से कितना बन जाएगा, 16 सेल बन जाएगा। 16 से कितना बन जाएगा, 32 सेल बन जाएगा। ठीक है, 32 से कितना बन जाएगा, 64 सेल बन जाएगा। इस तरीके से क्या है कि समसूत्री विभाजन रेगुलर चलता रहेगा और जिससे चार कोशिकीय अवस्था बन जाती है। चार कोशिकीय अवस्था बन जाएगी, चार कोशिकीय अवस्था बन गई और उसके विभाजन के द्वारा युग्मनज 16 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। और धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जो युग्मनज होगा वो समसूत्री विभाजन में बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते वो क्या आ जाएगा, एक बार 16 कोशिकीय अवस्था में आ जाएगा। और 16 कोशिकीय अवस्था आ जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी अवस्था हो गई, 16 कोशिकीय अवस्था हो गई, ये मोरुला स्टेज। कौन सी हो गई है, मोरुला स्टेज। इसको क्या कहते हैं, मोरुला स्टेज कहते हैं। किसके समान होती है, शहतूत के समान होती है। ठीक है, इसके अंदर जो वो दिखता है 16n कोशिका का जो दिखता है, मोरुला स्टेज दिखती है, किसके समान दिखती है, शहतूत के समान दिखती है। आया समझ में? क्लियर है कि मोरुला के अंदर क्या होगा, मोरुला अवस्था किसे कहते हैं, मोरुला स्टेज में क्या होता है कि जब युग्मनज होता है, कि इसमें एक कोशिकीय युग्मनज होता है, अलग अलग कोशिकीय युग्मनज होते हैं,
उनमें क्या होता है, वो एक बार लास्ट में मिलकर के उनके दोनों के केंद्रक मिलकर के क्या करते हैं, द्वियुग्मनज बनाते हैं। ठीक है, द्विकोशिकीय युग्मनज बनाते हैं। द्विकोशिकीय युग्मनज में समसूत्री विभाजन होकर के वो 4 सेल का बनता है। ठीक है, 4 सेल के बाद में वो 8 सेल का बनता है, और 8 सेल के बाद में वो 16 सेल का बनता है। और 16 सेल की जो स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, मोरुला स्टेज कहते हैं, जो क्या होती है, शहतूत के समान होती है। इसके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई है बच्चों, इसको मैं क्लियर तरीके से इस तरीके से समझा दी मैंने। ठीक है, मोरुला स्टेज हो गई। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, आप देखिए मोरुला स्टेज हमने कितनी थी, 16 सेल की थी। ठीक है, 16 सेल की थी। अब मोरुला की कोशिकाओं के मध्य अवकाश बढ़ जाता है तथा इस अवकाश में द्रव बढ़ जाता है। इस अवस्था में युग्मनक को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट की बाह्य कोशिका रूपांतरित होकर टोपोप्लास्ट कोशिकाओं निर्माण करती है, जो कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंसकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ये जो 16 सेल का जो बना है आपका, ये 16 सेल है, ये मान लीजिए 16 सेल है ना, 16 सेल, ये 16 सेल का बनाया आपने। सिक्सटीन सेल बना, कितने सेल बनाना है, 16 सेल। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये 16 सेल बन गया। 16 सेल जो अवस्था है ये कौन सी हो गई है, मोरुला अवस्था होती है, मोरुला स्टेज होती है। ठीक है, ये मोरुला स्टेज के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इस अवकाश, ये मोरुला स्टेज, इस मोरुला स्टेज की जो कुछ सेल्स हैं इनके बीच बीच में क्या होने लग जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, अवकाश बढ़ जाएगा। अवकाश बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे की तरह से क्या करना हो जाएगा, इनके अंदर एक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। और जैसे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, द्रव बढ़ जाएगा, इनके अंदर क्या होने लग जाएगा, अवकाश में क्या हो जाएगा, द्रव बढ़ जाएगा। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। और इस अवस्था में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और ये अवस्था जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड भरना, द्रव बढ़ जाना क्या कहलाएगा, द्रव भरना। मोरुला स्टेज में, मोरुला स्टेज के बाद मोरुला द्रव बढ़ना, मोरुला स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा, जो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट की जो बाह्य कोशिका होगी, अभी जो बाहर की जो कोशिकाएं है ना, ये वाली जो कोशिकाएं, बाहर की जो कोशिकाएं ये, और ये वाली जो बाहर की कोशिकाएं ये सब है ना, ये जो बाहर की कोशिकाएं होगी वो क्या करेगी, रूपांतरित होकर के जो टोपोप्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो कि गर्भाशय एंडोमेट्रियम के धंसकर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। अब जो बाहर की जो कोशिकाएं वो क्या करेगी, ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करने लगेगी। अभी जो बाहर की जितनी भी कोशिकाएं है ना, ये बाहर बाहर की जो कोशिकाएं क्या करने लग जाएगी, ट्रोपोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन करेगी। और ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होगा, बाद में क्या होगा, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ में क्या हो जाएगा, डस जाएगा, और डस करके क्या करेगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर देगा। आया समझ में, क्लियर है। अभी जैसे ही मोरुला स्टेज थी, 16 सेल मोरुला स्टेज थी, 16 सेल मोरुला स्टेज के बाद में क्या हुआ कि जो जितना भी मोरुला स्टेज था उसकी सेल्स के बीच में क्या हो गया कि अवकाश बढ़ गया। अवकाश बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जितना भी होगा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, द्रव बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा वहाँ पे। जैसे जैसे वहाँ पानी भरेगा उसके बाद में क्या होगा, जो बाहर की जो सेल्स है, जो बाहर की जो आपकी सेल्स है वो क्या करने लग जाएगी, वो क्या करेगी, ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करने लग जाएगी। बाहर की जो सेल्स है वो क्या करेगी, ट्रोपोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन करेगी। और ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होगी वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ में मिलकर के क्या करेगी, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर देगी। आया समझ में। अब ब्लास्टोसिस्ट की जो आंतरिक कोशिका है वो क्या करेगी, भ्रूण का फॉर्मेशन करने लग जाएगी। और ये अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करने लग जाएगी, आपके भ्रूण का फॉर्मेशन, अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, किसका फॉर्मेशन करने लग जाएगी, भ्रूण का फॉर्मेशन करने लग जाएगी। आगे समझ में, क्लियर है। तो यानी कि आप क्या देखेंगे, जो मोरुला स्टेज, जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था किस तरीके से बनेगी, तो मोरुला कोशिकाएं जो होती है, मोरुला स्टेज जो होती है, मोरुला स्टेज जो होती है वो 16 सेल स्टेज होती है। उसके अंदर क्या होता है, उनकी कोशिकाओं के मध्य में धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, स्पेस बढ़ने लग जाता है। और स्पेस बढ़ने के बाद में उनमें क्या हो जाता है, द्रव द्रव बढ़ने लग जाता है उस स्पेस के बीच में। और द्रव बढ़ने के बाद में क्या होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर जो बाहर की जो सेल होती है, बाहरी जो सेल्स होती है, ये क्या करती है, जितनी बाहर की जो कोशिकाएं हैं क्या करती है, रूपांतरित हो जाती है किसमें, ट्रोपोब्लास्ट सेल के अंदर रूपांतरित हो जाती है। और ये ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होगा यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ में जाकर कनेक्ट होकर, कनेक्ट होने के बाद में किसका निर्माण करेगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है। और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, और जो अंदर की जो ब्लास्टोसिस्ट की जो अंदर की जो सेल्स होती है ना, अंदर की, बाहर की सेल्स तो ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करके और यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के साथ जुड़ करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेगी, लेकिन जो अंदर की जो सेल्स है नहीं, अंदर की सेल्स, ये अंदर की सेल्स क्या करेगी, कोशिकाएं जो होगी परिवर्तित होगी और बढ़ती जाएगी, और बढ़ने के बाद में किसका निर्माण करेगी, भ्रूण का निर्माण कर लेगी। किसका निर्माण करेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी। और आंतरिक कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर एंडोड्रम का निर्माण करती है, जो कि प्राथमिक जनन का स्तर है। आंतरिक कोशिकाओं की बाह्य कोशिका परिवर्तित होकर के एक्टोड्रम का निर्माण करती है। ठीक है। अब जो आंतरिक कोशिकाओं में से कुछ जो कोशिकाएं होगी ना, वो टूट टूटा करके किसका निर्माण करेगी, एंडोड्रम का निर्माण करेगी, जिसे प्राथमिक जनन स्तर कहते हैं। और कुछ कोशिकाएं जो है आंतरिक की जो कुछ कोशिकाएं वो बाह्य कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएगी, और वो किसका निर्माण करेगी, एक्टोड्रम का निर्माण करेगी। आया समझ में, एंडोड्रम और एक्टोड्रम का निर्माण करना। एंडोड्रम का निर्माण कौन करेगा, आंतरिक कोशिकाएं ही निर्माण करेगी। जो अंदर की जो कोशिकाएं जो फीटस का फॉर्मेशन कर रही है, भ्रूण का फॉर्मेशन कर रही है, वही कोशिकाएं क्या करेगी, विभाजित होकर क्या करेगी, एंडोड्रम का फॉर्मेशन करेगी, जिसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक जनन स्तर बोलेंगे। और अंदर की कोशिकाएं ही बाह्य कोशिकाओं में परिवर्तित होगी, बाह्य कोशिकाओं में परिवर्तित होकर के इसका निर्माण करेगी, एक्टोड्रम का निर्माण करेगी। ठीक है, एक्टोड्रम का निर्माण करेगी। क्लियर है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक्टोड्रम तथा ट्रोपोप्लास्ट के मध्य अवकाश बढ़ जाता है। इस अवकाश को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, जिसमें द्रव भरा होता है। इस द्रव को एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। ठीक है। अब एक्टोड्रम बन गया। ठीक है। जो आंतरिक कोशिकाएं थी, आंतरिक कोशिका की कुछ सेल्स जो थी वो क्या कर रही, बाह्य कोशिकाओं का फॉर्मेशन करके किसका निर्माण करा, एक्टोड्रम का निर्माण करा। अब एक्टोड्रम और ट्रोपोब्लास्ट के मध्य क्या हो जाएगा, ट्रोपोब्लास्ट जो सेल इनके मध्य क्या हो जाएगा, अवकाश बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। इस अवकाश को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे। यानी जो एक्टोड्रम और ट्रोपोप्लास्ट दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा। दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा। और इस स्पेस के बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो एमनियोटिक कैविटी जो हो जाएगी, वो उसमें एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। आगे समझ में क्लियर है, एमनियोटिक द्रव किसे कहते हैं। उसके बाद में देखिए, ब्लास्टोसिस्ट की गुहा में एंडोड्रम कोशिकाओं की एक परतीय संरचना का निर्माण होता है, जिससे एक अन्य गुहा बन जाती है। इस गुहा को यॉर्क सैक कहते हैं। भ्रूण के ट्रोपोब्लास्ट में और विभाजन होकर कोशिकीय समूह का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक मेसोड्रम कहते हैं, जो कि ट्रोपोब्लास्ट तथा यॉर्क सैक के मध्य स्थित होती है। प्राथमिक मेसोड्रम से भ्रूण में छोटे छोटे रिक्त अवकाश बन जाते हैं, जो मिलकर भ्रूणीय गुहिका का निर्माण करते हैं। इसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे ट्रोपोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसकी जो एंडोडर्म जो कोशिका है, वो एक क्या करेगी, पड़तीय संरचना का निर्माण करेगी। हमने क्या बोला था, एक पड़तीय संरचना का निर्माण करेगी, जिसे क्या कहेंगे, एक अन्य गुहा, गुहा का मतलब एक अलग कैविटी बन जाएगी। उस कैविटी को क्या बोलेंगे, यॉर्क सैक कैविटी कहेंगे। ठीक है, उस गुहा को क्या बोलेंगे, यॉर्क सैक कहेंगे। और भ्रूण की जो ट्रोपोप्लास्ट सेल है और विभाजन होगी और कोशिकीय समूह का निर्माण करती जाएगी, जिसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक मेसोड्रम कहेंगे। और जो कि ट्रोपोब्लास्ट तथा यॉर्क सैक के मध्य स्थित होगी। कहाँ पे होगी, यॉर्क सैक के मध्य, और कहाँ पे स्थित होगी, ट्रोपोब्लास्ट के मध्य स्थित होगी। तो प्राथमिक मेसोड्रम से भ्रूण में छोटे छोटे रिक्त अवकाश बन जाते हैं। प्राथमिक मेसोड्रम से क्या हो जाएगा, भ्रूण के अंदर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे रिक्त अवकाश बन जाते हैं, जो मिलकर के क्या करेंगे, एक भ्रूणीय गुहिका यानी भ्रूण की जो कैविटी उसका फॉर्मेशन करते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बन गया। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बन गया। इसके बाद में क्या होगा कि मेसोड्रम गुहा में निर्मित होने के बाद में दो स्तरों में बढ़ जाती है। मेसोड्रम जो गुहा होगी, मेसोड्रम जो कैविटी, वो क्या करेगी, के निर्मित होने के बाद दो स्तरों में कौन कौन से स्तरों में बढ़ जाएगी, एक तो सोमेटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम, और एक ये होती है पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम, यानी सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम और पार्शियल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम, इन दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे ट्रोकोब्लास्ट क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट के एंडोमेट्रियम से जुड़ने के पश्चात ट्रोकोब्लास्ट की बाह्य कोशिकाओं में परिवर्तन होकर आंतरिक साइटोट्रोपोब्लास्ट बनता तथा बाह्य बहुकेंद्रीय प्लाज्मिडियो ट्रोपोब्लास्ट का निर्माण करता है। ठीक है। सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट लेक्यूना का निर्माण करती है, जो कि मातृत्व रक्त से भरी होती है। सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट क्या होती है, किसका निर्माण करती है, लेक्यूना का फॉर्मेशन करती है, जो किससे भरी होती है, माता के रक्त से भरी होती है, मातृ रक्त से भरी होती है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कोरियन एंड कोरियोनिक विलय क्या होती है। कोरियन और कोरियोनिक विलय का फॉर्मेशन के साथ जब ट्रोपोब्लास्टिक कोशिकाओं की आंतरिक सतह मेसेनकाइम द्वारा निर्मित हो जाती है, तो इसे कोरियन कहते हैं। जब ट्रोपोब्लास्ट होता है, प्लास्टिक कोशिकाएं जो होती है वो किसकी आंतरिक सतह की जो मेसेनकाइम जो होती है ना
द्वारा निर्मित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं। ट्रोपोब्लास्टिक परत एक अंगुलीनुमा पर्वत निकले होते हैं जो कि ब्लास्टोसिस्ट की सतह में डसी हुई स्थिति में होते हैं। इन प्रवर्तों को कोरियोनिक विलय कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, ट्रोपोब्लास्टिक परत जो होती है उंगलीनुमा परिवर्तक होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलय वगैरह कहते हैं। ठीक है, कोरियोनिक विलय कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की सतह में क्या होती है, डसी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलय कहते हैं। आया समझ में। उसके बाद में देखेंगे आप लोग प्रकार, कोरियोनिक विलय के प्रकार क्या है। कोरियोनिक विलय 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक कोरियोनिक विलय, इस विलय का निर्माण निषेचन के 12वें दिन होता है। ठीक है, द्वितीय कोरियोनिक विलय, इसका निर्माण जो होता है 16वें दिन होता है। और तृतीयक विलय जो होता है, टर्सरी विलय, इस तृतीयक विलय में रक्त वाहिनी के निर्माण के बाद तृतीयक विलय बनती है। ठीक है, और द्वितीयक विलय और तृतीयक विलय। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि भाई प्राथमिक कोरियोनिक विलय जो होती है वो तो 12वें दिन बन जाती है, द्वितीय कोरियोनिक विलय जो होती है वो तो 16वें दिन बन जाती है, और तृतीयक विलय जो होती है वो क्या है, द्वितीयक विलय में रक्त वाहिनी के निर्माण के बाद तृतीयक विलय बनती है। यानी कि जो द्वितीय विलय है इसके अंदर आपको रक्त बढ़ जाएगा, रक्त का निर्माण होने लग जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या जाएगा, तृतीयक विलय का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। आए समझ में। अब क्या होता है डेसिडुआ। डेसिडुआ किसे कहते हैं, डेसिडुआ जो होती है इन प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको डेसिडुआ कहा जाता है। ये गर्भाशय में गर्भावस्था में 5 से 10 एमएम श्रेणी परत होती है, एक परत होती है। ठीक है, इसकी संरचना में 3 परतें प्रेजेंट होती है। एक तो स्ट्रेटम बेसालाइस, ठीक है, स्ट्रेटम स्पोंजिसम और स्ट्रेटम कम्पैक्टम। ठीक है, यह गहराई में स्थित परत है जिसमें प्रसव पश्चात एंडोमेट्रियम पुनः निर्मित हो जाती है। ठीक है, ये डेसिडुआ की मध्य की परत होती है जिसकी झिल्ली और प्लेसेंटा को पृथक हो जाती है। और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम जो होती है ये डेसिडुआ की ऊपरी परत होती है। इसी परत में ब्लास्टोसिस्ट में प्रवर्ध डस जाते हैं। इस परत में ग्रथिल नलिका स्थित होती है। अब देखेंगे जो एंडोमेट्रियम वो भी 3 भागों में डिवाइड है, 3 परतों से मिलकर के बनी है। कौन कौन सी, एक तो स्ट्रेटम बेसाइलिस। ठीक है, यह गहराई में स्थित परत है जिसमें प्रसव पश्चात एंडोमेट्रियम पुनः निर्मित हो जाती है। ये सबसे गहरी अंदर की तरफ ढसी हुई परत होती है, सबसे लास्ट पार्ट होता है ये। ठीक है, ये जो होती है ये क्या होती है, जैसे ही बच्चा प्रसव बाहर निकला, बच्चा बाहर निकलने के बाद में वापस एंडोमेट्रियम को बनाने का काम कौन करती है, स्ट्रेटम बेसिलाइस। ठीक है, उसके बाद में एक स्ट्रेटम स्पोंजियसम भी होती है। ये क्या करती है, ये डेसिडुआ की मध्य की परत होती है जिससे झिल्ली और प्लेसेंटा का पृथक्करण किया जाता है। ये क्या उनसी परत होती है, ये होती है डेसिडुआ की मध्य की परत होती है, यानी कि 3 परत इस तरीके से। ठीक है, ये बाहर वाली जो परत है अंदर डसी हुई है बिल्कुल, वो कौन सी, स्ट्रेटम बेसिलाई फर्स्ट वाली। ठीक है, ये वाली होती है सेकंड वाली, और ये वाली कौन सी होती है, थर्ड वाली। ठीक है, अब ये डेसिडुआ की मध्य की परत है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मध्य की परत होती है जिससे झिल्ली और प्लेसेंटा को क्या किया जा सकता है, इसमें झिल्ली और प्लेसेंटा जब कनेक्ट होता है ना तो इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी अंदर तक जाकर डसता है, लेकिन लास्ट वाली तक नहीं पहुंच पाता, थर्ड वाली पार्ट तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, परत को, दोनों परतों को अलग अलग करने का काम करती है। किसको अलग करती है, झिल्ली और प्लेसेंटा को पृथक्करण करने का काम करती है। तो उसके बाद में लास्ट आएगा स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम जो होते हैं, ये डेसिडुआ की ऊपरी परत होती है जिससे परत में ब्लास्टोसिस्ट के प्रवर्त धसे हुए रहते हैं। अब ये वाली जो होती है पूरे ढसे हुए रहेंगे, इसके जो प्रवर्त है प्लेसेंटा के इस तरीके से ढसे हुए रहेंगे पूरी तौर से। इस परत में ग्रंथिल नलिका स्थित होती है। इस प्रवर्त के अंदर क्या होता है, ग्रंथिल नलिका जो होती है वो क्या होती है, स्थित होती है समझ में, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट के फंक्शन क्या होता है। ब्लास्टोसिस्ट को जुड़ने का स्थान प्रदान करना, ब्लास्टोसिस्ट को पोषण प्रदान करना, ब्लास्टोसिस्ट को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, बट डेसिडुआ करिए। डेसिडुआ के फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डेसिडुआ में ब्लास्टोसिस्ट को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है, ब्लास्टोसिस्ट को पोषण प्रदान करती है, ब्लास्टोसिस्ट को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है डेसिडुआ। उसके बाद में देखेंगे जनन स्तर। जनन स्तर में क्या होता है, भ्रूणीय विकास के दौरान निम्न जनन स्तरों का निर्माण होता है जिसमें होता है एक्टोड्रम। एक्टोड्रम का होता है, इसका मतलब होता है यह बाह्य जनन का स्तर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्टोड्रम बोलते हैं। यह बाह्य जनन स्तर होता है जिससे भ्रूण के निम्नलिखित संस्था है संरचनाएं बनती। कौन कौन संरचनाएं बनती, देखिए केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है, त्वचा की एपिडर्मिस सेल बनती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, लार ग्रंथियों का फॉर्मेशन होता है, नासिका गुहा की श्लेष्मा पल्ली परत का फॉर्मेशन होता है, पैरानेसल साइनस का फॉर्मेशन होता है, मुख की रूट का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में। जो एक्टोड्रम होता है बाह्य जनन स्तर, इसके द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, जो देखिए केंद्रीय परिधीय तंत्र का फॉर्मेशन होता है, त्वचा की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, स्लेवरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, नासिका गुहा की श्लेष्मा परत का फॉर्मेशन होता है, पैरानेसल साइनस का फॉर्मेशन होता है, और मुख की रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे आप लोग एंडोड्रम। एक्टोड्रम जो था वो बाहर की संरचना का फॉर्मेशन होता है, और एंडोड्रम के अंदर क्या होता है, आंतरिक संरचना जनन स्तर का फॉर्मेशन होता है। उसमें बाह्य जनन स्तर का फॉर्मेशन होता है, इसमें
आंतरिक जनन स्तर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है इसमें देखेंगे आप लोग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाचन पथ की एपिथेलियम का निर्माण होता है, गॉल ब्लैडर का फॉर्मेशन होता है, पेनक्रियास का फॉर्मेशन होता है, श्वसन मार्ग की एपिथेलियल का फॉर्मेशन होता है, अंदर की जो परतें बनती है उनका, मूत्राशय की श्लेष्म परत का फॉर्मेशन होता है, और यूरेथ्रा का फॉर्मेशन होता है। एंडोड्रम के अंदर, एक्टोड्रम में जो होता है बाह्य जनन स्तर का फॉर्मेशन होता है, और एंडोड्रम के अंदर आंतरिक जनन स्तर का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में? अब देखेंगे हम लोग मेसोडर्म क्या होता है। ये मध्य जनन स्तर होता है जिसमें भ्रूण के निम्नलिखित अंगों का फॉर्मेशन होता है। अब ये मेसोडर्म भी होता है जिसके अंदर किस किस का निर्माण होता है, अस्थियों का निर्माण होता है, बोन्स का, उपास्थियों का निर्माण होता है, रक्त संवहन तंत्र का फॉर्मेशन होता है, किडनी का निर्माण, जननांग का निर्माण, एड्रिनल ग्लैंड का फॉर्मेशन, स्प्लीन का फॉर्मेशन, जनन पथ का निर्माण, पेरिकार्डियल और मिजोथीलियल परत का फॉर्मेशन होता है, पेरिलियल एंड पेरिटोनियल गुहा का फॉर्मेशन होता है। अब ये मेसोड्रम जो होता है, एक तो होता है एक्टोड्रम, एक होता है एंडोड्रम, और एक होता है मेसोड्रम। एक्टोड्रम के अंदर तो बाह्य संरचना का फॉर्मेशन होता है, बाह्य जनन स्तर का फॉर्मेशन होता है। एंडोड्रम के अंदर आंतरिक जनन स्तर का फॉर्मेशन होता है, और मेसोड्रम के अंदर क्या होता है, मध्य जनन स्तर का फॉर्मेशन होता है। तो इनके अंदर हम लोगों ने सभी में एक एक पार्ट को पढ़ चुके हैं कि मेसोड्रम में क्या करना है, एक्टोड्रम में किस किस का फॉर्मेशन होता है, एंडोड्रम में किस किस का फॉर्मेशन होता है, एक्टोड्रम में, मेसोड्रम में किस किस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे मानव भ्रूणीय विकास अनुसार होता है, कौन कौन सा होता है, रक्त परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है। सबसे फर्स्ट में क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र प्रारंभ होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे 28वें दिन क्या होता है, भ्रूण की लंबाई 4 mm हो जाती है, ठीक है। भ्रूणीय मिनरल ट्यूब का विकास हो जाता है, भ्रूणीय अंतः क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है 28वें दिन, ठीक है। उसके बाद में 12वें दिन देखेंगे आप, 32 से 28 दिन बाद में भ्रूण के शरीर में 31 से 31 खंडों में बढ़ जाता है। भ्रूण की लंबाई 5 से 6 mm हो जाती है, 6 mm हो जाती है, और इसका वजन जो होता है वो 4 ग्राम हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से विकास हो रहे हैं, कौन कौन से दिन में कौन कौन से विकास होंगे, 28 से 32 दिन में भ्रूण में कौन कौन से विकास हो रहे हैं, ठीक है। 7वें सप्ताह में क्या हो जाता है, भ्रूण का जो वजन होता है, भ्रूण का जो वजन होता है लगभग 2 ग्राम हो जाता है। भ्रूणीय रक्त परिसंचरण तंत्र स्थापित हो जाता है, यानी भ्रूण के अंदर जो रक्त का परिसंचरण तंत्र वो स्थापित हो जाता है। युग्मनज की उंगलियों का निर्माण होने लगता है, युग्मनज में क्या होने लग जाता है, उंगलियों का फॉर्मेशन होने लग जाता है। भ्रूण के ईयर पिन्ना का निर्माण हो जाता है, ईयर पिन्ना का मतलब जो कान की जो ये है ना पिन्ना, इनका निर्माण होने लग जाता है। भ्रूण के जबड़े का फॉर्मेशन होने लग जाता है 7वें सप्ताह के अंदर, प्रेगनेंसी के 7वें सप्ताह में। 8वें सप्ताह में क्या होता है, भ्रूण का आकार मानव भ्रूण के समान दिखाई देने लग जाता है। 8वें सप्ताह में जो क्या होता है, भ्रूण का जो आकार होता है वो किसके समान दिखाई देने लग जाता है, मानव के जैसा दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। 12वें सप्ताह में क्या होता है, भ्रूण की जो लंबाई होती है वो 8 से 9 सेंटीमीटर होने लग जाती है। भ्रूण का जो भार लगभग कितना होता है, 50 ग्राम हो जाता है। भ्रूण फ्रक्त में मूत्र का निर्माण होने लग जाता है। भ्रूणीय फ्रक्त का मतलब है जो किडनी है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, मूत्र का निर्माण होने लग जाता है, और भ्रूण को लिंग स्पष्ट हो जाता है। भ्रूण का क्या हो जाता है, लिंग स्पष्ट हो जाता है 12वें सप्ताह के अंदर, कि भाई वो मेल है या फीमेल है, इन सब चीज का पता लग जाता है, ठीक है। 16वें सप्ताह में क्या होता है, इस आयु में भ्रूण में सक्रिय गति होती है। इस आयु में क्या हो जाती है, भ्रूण के अंदर सक्रिय गति होती है। भ्रूणीय शरीर पर लेन्युगो प्रकार के बालों का विकास होने लग जाता है। छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको लेन्युगो कहते हैं, और भ्रूणीय शरीर पे क्या होता है, लेन्युग जो हेयर है वो प्रेजेंट होने लग जाते हैं, विकास होने लग जाता है उनका। और भ्रूण इस आयु में भ्रूण में क्या होता है, सक्रिय गति होने लग जाती है 16वें सप्ताह के अंदर, ठीक है। 20वें सप्ताह में क्या होता है, भ्रूणीय भार लगभग कितना हो जाता है, 420-80 ग्राम का लग जाता है। इस आयु में गर्भाशय शिशु की गतिविधि माँ द्वारा महसूस की जा सकती है। माँ द्वारा जो बच्चा जो गर्भ के अंदर जो गतिविधि कर रहा है उसको मेरे किक मारना, ठीक है, मूवमेंट कराना, ये सब चीजें पता लगने लग जाती है। भ्रूणीय उंगलियों पर नाखून का विकास होने लगता है। भ्रूणीय जो उंगलियां होती है उनके ऊपर क्या होने लग जाता है, नाखून का विकास होने लग जाता है इस एज के अंदर, 20वें सप्ताह के अंदर। और फीटोस्कोप के साथ साथ भ्रूण की अंतिम दर को भी 20वें सप्ताह के अंदर क्या किया जाता है, नापा जा सकता है, ठीक है, फीटोस्कोप के साथ। 28वें सप्ताह में क्या होता है, 4 माह का जब बच्चा होता है उसमें क्या होता है 28वें सप्ताह के अंदर कि भ्रूणीय मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। भ्रूणीय भार लगभग 200 ग्राम का हो जाता है। भ्रूण का जो भार होता है वो 200 ग्राम का हो जाता है। शिशु के फेफड़े कार्यात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। शिशु के जो फेफड़े होते हैं वो कार्यात्मक रूप से क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे 32वें सप्ताह के अंदर। 32वें सप्ताह में क्या होता है, भ्रूणीय अस्थियों को विकास हो जाता है। भ्रूणीय भार लगभग कितना हो जाता है, 2 किलो हो जाता है। भ्रूणीय अस्थियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, और भ्रूणीय भार जो होता है वो कितना हो जाता है, कम से कम भी 2 kg हो जाता है, ठीक है। अस्थियां मतलब बोन्स वगैरह सबका फॉर्मेशन हो जाता है, विकास हो जाता है कंप्लीट, है ना। और भ्रूणीय का जो भार कितना हो जाता है, 2 kg का हो जाता है 32वें सप्ताह में। उसके बाद में देखेंगे हम लोग 36वें सप्ताह के अंदर भ्रूणीय भार कितना हो जाता है, 2 से 2.5 किलो का होने लग जाता है। त्वचा पर लेन्युगो बाल जो होते हैं अदृश्य होने लग जाते हैं। लेन्युगो जो हेयर होते हैं पहले तो डेवलप होते हैं और अब क्या होने लग जाते हैं, 36वें सप्ताह के अंदर होकर उनके अदृश्य नहीं हटने लग जाते हैं। और भ्रूणीय लगभग लगभग कितनी होने लग जाती है, 44% हो जाती है। भ्रूणीय की जो लंबाई हो जाती है कितनी हो जाती है, लगभग 44% हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 40 सप्ताह में क्या होता है, इस आयु में भ्रूणीय भार लगभग 3 kg हो जाता है,
ठीक है। उदर गुहा से वृषण, वृषण कोश में स्थानांतरित हो जाते हैं। उदर गुहा से जो वृषण होते हैं, वृषण का मतलब टेस्टिस जो होते हैं, वृषण कोश यानी स्क्रोटम वाला जो पार्ट है, टेस्टिस जो वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या लग जाते हैं, वो टेस्टिस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वृषण कोश। वृषण कोश का मतलब स्क्रोटम वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं। भ्रूणीय शरीर पैलेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद भ्रूणीय शरीर में पैलेट हो जाता है। भ्रूणीय शरीर जो है पैलेट का मतलब पीला टाइप में लग जाता है, ठीक है। क्लियर है, ये डबल डबल, ठीक है। भ्रूणीय शरीर जो होता है पैलेट हो जाता है, क्लियर। उसके बाद में क्या होता है, अब देखेंगे हम लोग भ्रूणीय रक्त परिवहन में जन्म के बाद में परिवर्तन क्या क्या होते हैं। भ्रूण का नाभिकीय शिरा द्वारा ऑक्सीकृत सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र सहन हृदय और धमनी तथा शिराओं से मिलकर के बना होता है। हृदय में निम्नलिखित 4 कोश पाए जाते हैं। अब भ्रूण का क्या होता है, नाभिकीय शिरा तथा ऑक्सीकृत, अब क्या होता है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का सहन हृदय और धमनी तथा शिराओं से मिलकर के होता है। हृदय में निम्नलिखित 4 कोश होते हैं। नॉर्मल सभी को बात है, पता है कि हमारे जो बॉडी है, हमारी खुद की जनरल बॉडी है, सामान्य बॉडी है, उसके अंदर क्या होता है, धमनी और शिराओं से ही क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, और CO2 ब्लड जाता है, O2 ब्लड जाता आता है, CO2 ब्लड जाता है, O2 ब्लड आता है, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। किससे चलता है, धमनी और शिराओं से मिलकर के चला होता है, ठीक है। और हृदय के अंदर कितने पोस्ट होते हैं वो भी बताया कि आपको, हृदय के अंदर 4 पोस्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 पोस्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके अंदर हृदय के बाएं भाग में सदैव ऑक्सीजनस रक्त का संवहन होता है, और हृदय के दाएं भाग में हमेशा किसका होता है, अशुद्ध रक्त का संवहन होता है। हृदय का जो बाएं वाला भाग है उसके अंदर हमेशा किसका होता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त प्रेजेंट होता है, ठीक है। संवहन का मतलब सर्कुलेट होता है। और हृदय के दाएं भाग के अंदर किसका होता है, अशुद्ध रक्त का संवहन होता है। धमनियां सदैव जो होती है, आर्टरी जो हमेशा किसका, कौन सा रक्त लेके आती है, शुद्ध रक्त लेके आती है, जबकि शिराएं जो होती है हमेशा किसका लेके आती है, अशुद्ध रक्त का संवहन करती है, ठीक है। अपवाद एक ही होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, एक अपवाद होता है जिसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त का पूरी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर केवल एक ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो अशुद्ध रक्त का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा सभी आर्टरीज जो होती है वो शुद्ध रक्त का फॉर्मेशन करती है, संवहन करती है। और जो वेन्स होती है वो किसके काम करती है, अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। पल्मोनरी वेन ये आ गया सब, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे भ्रूण परिसंचरण तंत्र। भ्रूण परिसंचरण तंत्र है क्या, तो भ्रूण परिसंचरण तंत्र में भ्रूण में रक्त परिसंचरण का नियमन अपरा द्वारा होता है। इसका निर्माण निम्न संरचनाएं करती है। एक तो अम्लाइकल कॉर्ड्स होती है, भ्रूण में जो होता है वो जो रक्त का परिसंचरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, अपरा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अपरा के द्वारा होता है। अपरा अपरा के द्वारा होता है, और इसका निर्माण जो होता है निम्न संरचनाएं करती है। कौन कौन सी संरचनाएं करती है, तो अम्लाइकल आर्टरी जो कितनी होती है, 2 होती है संख्या के अंदर, अम्लाइकल वेन जो कितनी होती है संख्या के अंदर, 1 होती है, ठीक है। नाभिकीय धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त का संवहन होता है तथा नाभिकीय शिरा द्वारा शुद्ध रक्त का संवहन होता है। अब इसमें जो वेन जो होती है ना, जिसमें आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। इसके अंदर उल्टा, सब उल्टा चलता है। फिटल सर्कुलेशन के अंदर सब चीज उल्टी चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो मदर द्वारा होता है। तो इसके अंदर जो क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है ना वो कौन लेके आती है, आर्टरी लाती है। और शुद्ध रक्त का संवहन जो होता है वो कौन करती है, वेन करती है, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। यानी जो शुद्ध रक्त होता है वो कौन सर्कुलेट करता है, वेन करती है। और जो अशुद्ध रक्त जो होता है वो कौन सर्कुलेट करता है, आर्टरी करती है। और जस्ट उल्टा उसके अंदर चलता है। किसके अंदर, हमारी जो बॉडी है, नॉर्मल जनरल बॉडी होती है, उसमें सब सीधा चलता है कि जो आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है, O2 ब्लड को सर्कुलेट करती है, और जो वेन जो होती है CO2 ब्लड को सर्कुलेट करती है। लेकिन सब इसमें सब चीज उल्टी होती है फिटल सर्कुलेशन में। फिटल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जो आर्टरीज होती है वो अशुद्ध रक्त फॉर्मेट का संवहन करती है, और जो वेन होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त का संवहन करती है। आया समझ में, क्लियर है। अम्लाइकल वेन क्या होती है, देखेंगे नाभिकीय शिरा अम्लाइकल कॉर्ड में स्थित होती है। भ्रूण में प्रवेश करती है, 2 शाखाओं में विभाजित जाती है। डक्टस विनोसिस से एम्ब्रियो की इंफीरियर वेना के पास जुड़ती है। नाभिकीय शिरा की एक शाखा यकृत की पोर्टल वेन से जुड़ जाती है। अब देखेंगे आप लोग, सबसे पहले क्या होता है, नाभिकीय शिरा आती है ना, जो अम्लाइकल कॉर्ड जो होती है, अम्लाइकल कॉर्ड से एक आर्टरी आती है, ठीक है। 2 आर्टरी 1 वेन होती है, सॉरी 1 वेन और 2 आर्टरी होती है, ठीक है। 1 वेन और 2 आर्टरी होती है। ये 1 वेन जो होती है क्या करती है, सीधी लीवर के पास जाके मिलती है। किससे मिलती है, सीधी लीवर के पास जाके मिलती है, लीवर की पोर्टल वेन से मिलती है। पोर्टल वेन से मिलती है, और एक पार्ट जो होता है वो किससे मिलता है, डक्टस विनोसिस से एम्ब्रियो की इंफीरियर वेना के पास मिलता है। इंफीरियर वेना के पास जाएगा,
और इन्फीरियर वेना से क्या होती है, एक शाखा यकृत की पोर्टल वेन से मिलती है। एक शाखा तो क्या होगी, इससे मिल जाए पोर्टल वेन से, और किसको सप्लाई कर रही है, लीवर को सप्लाई कर रही है, और एक वेन की तरफ चली जाती है। एक वेन जो है डक्टस विनोसिस के द्वारा एम्ब्रियो की इन्फीरियर वेना की वजह से जुड़ जाती है। इन्फीरियर वेना की वजह ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, इन्फीरियर वेना की वजह से जुड़ जाती है अम्लाइकल वेन, ठीक है। अम्लाइकल आर्टरी करती है पल्मोनरी धमनी से डिसेंडिंग ओरोटा को संयुक्त करती है तथा अशुद्ध रक्त को लंग्स तक पहुंचाती है, जहां से रक्त ऑक्सीकृत होकर फुस्फुस शिरा की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो अब अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है, ये पल्मोनरी धमनी और डिसेंडिंग एरोटा का संयुक्त करती है। ये क्या करती है, पल्मोनरी धमनी और डिसेंडिंग एरोटा को क्या करती है, संयुक्त करती है, और अशुद्ध रक्त को क्या करती है, लंग्स पर पहुंचाने का काम करती है, जहां से रक्त क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होकर के फुस्फुसी शिरा की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचे जाता है। शरीर के कहाँ तक पहुंच जाता है, विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। क्लियर है, आया समझ में। उसके बाद में देखेंगे इन संरचनाओं के अलावा हृदय के परिसंचरण में निम्न संरचनाएं होती है। कौन कौन सी होती है, तो डक्टस विनोसस होता है। नाभि की शिरा को पश्च महाशिरा से जोड़ने वाली नलिका डक्टस विनोसिस होती है, जिसकी सहायता से पश्च महाशिरा में रक्तापूर्ति होती है, ठीक है। डक्टस विनोसिस क्या होती है, जो नाभि के जो वेन्स आती है, जो अम्लाइकल वेन आती है, उसको क्या करती है, इंफीरियर वेना की वजह से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में फोरामेन ओवल क्या होता है, फोरामेन ओवल जो होता है वो क्या होता है, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में जो ब्लड है इसको इधर से उधर सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, फोरामेन ओवल करता है। हाइपोगैस्ट्रिक धमनियां क्या होती है, अरोटा से निकलने वाला इंटरइलियक धमनियां जो कि नाभि की रज्जु में प्रवेश कर जाती है, भ्रूण का अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। हाइपोगैस्ट्रिक धमनियां जो होती है वो पूरे ब्लड को क्या करती है, इंटरनल इलियक आर्टरी से होते हुए और सारा ब्लड वापस किसमें लाने का काम करती है, अशुद्ध रक्त को वापस किसमें लाने का काम करती है, प्लेसेंटा तक लाने का काम करती है, या अम्लाइकल आर्टरी तक लाने का काम करने का काम करती है, हाइपोगैस्ट्रिक धमनियां करती है। उसके बाद में देखेंगे जन्म जब हो गया तो जितनी भी ये आर्टरीज वगैरह थी ये किसमें चेंज होगी, तो जन्म के पश्चात जो था शिशु का जो सर्कुलेशन है, परिसंचरण है, वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, तो अम्लाइकल जो आर्टरीज होती है, अम्लाइकल आर्टरी ये कार्यात्मक रूप से बंद हो जाती है जन्म के 2 से 3 पश्चात, सर्जनात्मक रूप से भी बंद हो जाती है। इसका रूपांतरण किसमें हो जाता है, लिगामेंटम टेरेस में चेंज हो जाती है। ये जैसे बच्चा जन्म होता है बाद में किसके अंदर अम्लाइकल आर्टरी किसमें चेंज हो जाती है, लिगामेंटम टेरेस के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। अम्लाइकल वेन जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, लिगामेंटम वेनोसम के अंदर चेंज होने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो फोरामिन ओवेल होता है वो फोसा ओवेल के अंदर चेंज होने लग जाता है। किसमें, फोरामिन ओवेल किसके अंदर चेंज हो जाता है, एनाटॉमिकल क्लोज हो जाता है, एनाटॉमिकल रूप से क्लोज होने लग जाता है, ठीक है। जन्म के बाद तंत्रिका कार्यात्मक रूप से बंद हो जाता है, जन्म के पश्चात 1 वर्ष पश्चात एनाटॉमिकल जो एनाटॉमिकल रूप से भी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, फोरामिन ओवेल फोसा ओवेल में कन्वर्ट हो जाता है। और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, लिगामेंटम टेरर के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। और डक्टस आर्टरीसिस होता है ये किसमें चेंज, ये भी क्या हो जाता है, जन्म के बाद में क्या हो जाता है, एनाटॉमिकल रूप से बंद हो जाता है। डक्टस आर्टरीसिस भी क्या होता है, एनाटॉमिकली रूप से क्या हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट ही बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग अपरागिक कार्य संरचना कार्य कल देखेंगे। अपरागिक संरचना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, अपरागिक संरचना कार्य और झिल्लियां। अपरा की क्या क्या संरचना होती है, कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन सी झिल्लियां होती है इसमें प्रेजेंट। अपरा का मतलब प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भ्रूण तथा माता को जोड़ने वाली प्रथम कड़ी अपरा या प्लेसेंटा कहलाती है। इसके द्वारा भ्रूण का परिवर्तन होता है। अपरा का निर्माण भ्रूण के कोरियोनिक फ्रोनोसम तथा माता के डेसिडुआ से होता है, ठीक है। भ्रूणीय विकास की अवस्था में 6 सप्ताह में बनना प्रारंभ हो जाता है तथा 12 सप्ताह में पूर्णतः बन जाता है। आया समझ में, क्लियर। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे क्या देखा हम लोगों ने कि जो भ्रूण तो माता थोड़ा क्या बोलता है, माता को बच्चे से जोड़ने वाली एक कड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा भ्रूण का परिवर्तन, इसके द्वारा क्या होता है, भ्रूण का परिवर्तन होता है, ठीक है। अपरा का निर्माण भ्रूण के कोरियोनिक फ्रोंडोसम, भ्रूण का जो होता है कोरियोनिक फ्रोंडोसम, और माता की जो होती है डेसिडुआ, माता की डेसिडुआ जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे मिलकर के क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होने का काम होता है। भ्रूणीय विकास की अवस्था में 6 सप्ताह से बनना प्रारंभ होता है। भ्रूणीय विकास की जो अवस्था होती है वो 6 सप्ताह से बनना प्रारंभ होती है, 12 सप्ताह में क्या जाती है, पूर्ण बन जाती है, 12 सप्ताह में क्या जाती है, कंप्लीट बन जाती है, ठीक है। एक परिपक्व अपरा की संरचना क्या होती है, एक परिपक्व अपरा की संरचना क्या है कि परिपक्व अपरा की संरचना ये है कि व्यास जो होता है इसका 15 से 20 सेंटीमीटर होता है इसका, ठीक है। जो एक मैच्योर प्लेसेंटा होता है उसकी संरचना जो होती है उसके अंदर देखिए इसका जो व्यास होता है 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, मोटाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, भार जो होता है इसका 500 ग्राम होता है, और शिशु के कुल भार का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। शिशु के कुल भार का कितना होता है, 1/6
भाग होता है। कुल मिला के ध्यान रखेंगे आप लोग। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है भ्रूण और माता को जोड़ने वाली एक योजक कड़ी होती है जो माता को भ्रूण से जोड़ के रखने का काम करती है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, भ्रूण जो होता है वो भ्रूण का जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम और माता की डेसिडुआ, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो क्या होता है, भ्रूण का जो विकास होता है 6 सप्ताह की अवधि में प्रारंभ हो जाता है, 12 सप्ताह की अवधि के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका जो नॉर्मल जो संरचना होती है, इसमें व्यास देखेंगे इसका 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, मोटाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर, भार कितना होता है इसका, 500 ग्राम होता है। और शिशु के भार का कितना भाग होता है, ये 1/6 भाग होता है। ठीक है, क्लियर है। प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो कितना, शिशु के भार का 1/6 भाग होता है। ठीक है, झिल्लियों के संबंध की संरचना, झिल्लियां कौन कौन सी झिल्लियां होती है इसमें देखेंगे आप लोग। तो सरफेस देखेंगे, अपरा की सपना में निम्नलिखित सतह से मिलकर के बना हुआ, एक तो होता है मैटरनल सरफेस, ठीक है, और एक होती है फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस क्या होती है, इस सतह का निर्माण माता के डेसिडुआ से होता है, ये खुरदरी और स्पंजी होती है, इसका रंग गहरा होता है। इस सतह पर 15 से 20 लोस लेस युक्त जो लेस स्थित होता है जिसे कोटिलिडोन्स कहते हैं। ठीक है, एक इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आया समझ में कि भाई क्या होता है कि मैटरनल सरफेस जो होती है किसका निर्माण किससे होता है, डेसिडुआ से होता है। ये बहुत ही खुरदरी होती है और स्पंजी होती है। इसका रंग कितना होता है, गहरे लाल रंग का इसका रंग होता है। ये 15 से 20 लेस प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, जिसमें 15 से 20 लेस प्रेजेंट होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोटिलोजन कहते हैं, जो कि एक दूसरे से पृथकृत होती है, जो एक दूसरे से पृथक अलग अलग होती है। इस सतह का निर्माण निम्नलिखित से होता है। कौन कौन सी स्तर से इसका निर्माण होता है, देखिए गर्भाशय उपकला स्तर, यूट्राइन एपिथेलियम स्तर होता है। ठीक है, और उसके बाद में गर्भाशय संयोजी उत्तक स्तर होता है, एक मात्र आंतरिक स्तर होता है, मैटरनल एंडोथेलियम स्तर होता है। इन 3 स्तरों से मिलकर के क्या हो जाता है, जो किसका निर्माण होता है, आपका मैटरनल सरफेस का निर्माण होता है। आया समझ में, इन तीनों से मिलकर क्या होता है, मैटरनल सरफेस का निर्माण होता है। मैटरनल सरफेस जो होती है मदर की साइड वाली जो सरफेस होती है, जो क्या होती है, फीटल सरफेस से जुड़ी रहती है। मैटरनल सरफेस में जो ब्लड होता है वो फीटल सरफेस में प्रवेश कराने का काम भी कौन करती है, मैटरनल सरफेस ही करती है। इसके ऊपर ये कैसी होती है, ये डेसिडुआ, जिसका नाम क्या है, डेसिडुआ से निर्माण होता है इसका। इसके ऊपर 15 से 20 लेस प्रेजेंट होती है जिसे कोटिलिडोन्स कहते हैं। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक्कृत होते हैं। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। झिल्लियां जो है बस देख लिया हमने मैटरनल सरफेस। उसके बाद हम देखेंगे फीटल सरफेस। फीटल सरफेस जो होती है ये क्या होता है, अपरा का वह भाग होता है जो भ्रूण की तरफ होता है। ठीक है, भ्रूण की सतह की तरफ होता है, वो क्या भ्रूण की सरफेस कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। इसमें ये क्या होती है, चिकनी होती है और नाभि रुज्जा से जुड़ी होती है। ठीक है, ये जो सरफेस होती है फीटल सरफेस जो होती है क्या होती है, बहुत ही चिकनी होती है और किससे जुड़ी होती है, नाभि रज्जु से जुड़ी होती है। नाभि रज्जु का मतलब है अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, भ्रूणी सतह का निर्माण जो है निम्नलिखित सतह से होता है। इसका भी निम्नलिखित स्तर से निर्माण होता है, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल, कोरियोन और भ्रूण रक्त वाहिनी। ठीक है, भ्रूण रक्त वाहिनियां, इन तीनों के मिलकर के क्या होता है, इसका निर्माण होता है। फीटल सरफेस का निर्माण किससे होता है, ट्रोफोब्लास्ट से, कोरियोनिक जो होता है संयोजी ऊतक जिसे कहते हैं उससे होता है, और एक तो क्या होता है भ्रूण रक्त वाहिनियों से का निर्माण होता है किसका, फीटल सरफेस का। ये फीटल सरफेस रहता है ना, फीटल सरफेस। ओके, भ्रूणीय सतह। उसके बाद में देखेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट किस होता है, निषेचन के 11वें दिन ब्लास्टोसिस्ट अपने ट्यूबरकल सहायता से गर्भाशय की सतह से जुड़ जाता है। इन ट्यूबरकल्स के विकास में 13 दिन तक आधारी विलय जाते हैं, जो कि कोरियोनिक को बेसल लेयर से जोड़ देते हैं। इसके पश्चात स्टेम विलय के विकास से परिवर्तन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक विलय का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं, तंत्रिकाएं 21वें दिन विकास हो जाने से भ्रूण का आंतरिक संवहन तंत्र बॉडी स्टेल की सहायता से जुड़ जाता है। ल्यूकनर अवकाश भ्रूणीय विकास के 3 से 4 सप्ताह मात्र रक्त बढ़ जाता है, जो कि इंटरमिलेस अवकाश बनाता है। कुछ नहीं होता है, क्लियर है। डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है 11वें दिन, जो निषेचन की 11वें दिन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ट्यूबर की सहायता से, क्या ट्यूबरकल की सहायता से क्या होने लग जाता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ट्यूबरकल्स जो होते हैं आपके ट्रोपोब्लास्ट जो सेल्स वगैरह होती है, इनकी सहायता से क्या हो जाता है, जो गर्भाशय की सतह से जुड़ जाता है, गर्भाशय की सतह से जुड़ जाता है। इन ट्यूबरकल्स के विकास के 13वें दिन जो होता है, यहाँ पे धीरे धीरे विलेज बनने लग जाते हैं, जो कोरियोन को बेसल लेयर से जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कोरियोन लेयर को क्या करने का काम करते हैं, बेसल लेयर से जोड़ने का काम करते हैं। इसके पश्चात जो स्टेम विलय है उनका धीरे धीरे विकास होने लगता है, और जैसे जैसे स्टेम विलय का विकास होने लगता है, वैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक विलय का फॉर्मेशन होना स्टेम स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, 21वें दिन जो होता है, 21वें दिन क्या होने लग जाता है, इसके अंदर धमनियां, शिराएं, तंत्रिका कोशिकाएं, इन सभी का भी क्या होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। उसके बाद में भ्रूण का आंतरिक संवहन तंत्र बॉडी स्टेल की सहायता से जुड़ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो आंतरिक संवहन तंत्र जो होता है, इंटरनल जो जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, ल्यूपिनर अवकाश जो होता है भ्रूणी विकास के 3 से 4 सप्ताह बाद में मातृत्व रक्त क्या हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है, मातृत्व रक्त बढ़ जाता है, जो कि इंटरविलस स्पेस बनाता है। इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या होता है, मातृत्व रक्त बढ़ने लग जाता है। आए समझ में।
उसके बाद में हम लोग क्या होता है, इस तरह भ्रूण वृद्धि करने लगता है, इस तरह से भ्रूण को पोषण प्राप्त होने लग जाता है और धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, इसी मात्रा तो ब्लड से क्या हो जाता है बच्चे को इसी मात्रा तो ब्लड से क्या लग जाता है बच्चे को क्या मिलने लग जाता है, इसी मात्रा तो ब्लड से बच्चे को क्या मिलने लग जाता है, पोषण मिलने लग जाता है और पोषण मिलने के बाद में भ्रूण क्या हो जाता है, धीरे धीरे वृद्धि करने लग जाता है। भ्रूणी विकास के 6 सप्ताह में कोरियन पत्र में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, भ्रूणी विकास के 6 सप्ताह बाद में क्या हो जाता है, कोरियन पत्र में रूपांतरित होने लग जाती है। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम लोग प्लेसेंटल सर्कुलेशन। प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या होता है, भ्रूण में रक्त परिसंचरण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है गर्भाशय यानी कि यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है। यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में क्या होता है, इसका निर्माण ट्राइटरविलस अवकाश में जो इंटरविलस सॉरी INT इंटरविलस अवकाश में मात्र रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, इंटरविलस जो आपका जो यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंटरविलस अवकाश में जो मात्र रक्त भरा होता है उसके द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, परिपक्व कपड़ा में 500 ml रक्त की मात्रा एक्सेस होती है। कितनी होती है, 500 ml रक्त की मात्रा। एक जो आपका मैच्योर प्लेसेंटा होता है उसके अंदर जो रक्त कितना भरा होता है, 500 ml रक्त की मात्रा होती है, जिसका 350 ml विलेय में तथा 150 ml जो होता है इंट्रावेनस स्पेस में स्थित होता है। जिसमें क्या होता है, जो 350 ml जो होता है वो तो क्या होता है विलेज में प्रेजेंट होता है, विलेज में प्रेजेंट होगा, और 150 ml किसके अंदर प्रेजेंट होगा, इंटरविलस स्पेस जो होता है, अवकाश जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इंटरविलस अवकाश में प्रवाह की दर होगी वो कितनी होगी, 500-600 ml पर मिनट होती है। ठीक है, इंटरविलस अवकाश में जो रक्त के जो प्रवाह की दर, सर्कुलेशन की जो दर है वो कितनी होगी, 500 से 600 ml पर मिनट के अंदर 500-600 ml जो होता है ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। इंटरविलस स्पेस में रक्त का दाब जो होता है 10 से 15 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, इसके अंदर जो रक्त का जो दाब होता है वो कितना होता है, कितना 10 से 15 mm ऑफ Hg होता है। गर्भाशय के विश्राम अवस्था में तथा गर्भाशय संकुचन के दौरान 30.50 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, Hg है ना। और उसके बाद में क्या होता है, गर्भाशय का जो संकुचन कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कितना हो जाता है, 30 से 50 mm ऑफ Hg हो जाता है। भ्रूणीय कैपिलरी दाब जो होता है वो कितना हो जाता है, 20 से 40 mm ऑफ Hg हो जाता है। क्लियर है, ये Hg है, ITG नहीं है, Hg होता है। क्लियर है, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। उसके बाद में देखेंगे हम लोग फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन में क्या होता है, इस तंत्र में 2 अम्लाइकल धमनियां भ्रूण से अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। ये धमनियां छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होकर के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक वाहिकाओं का फॉर्मेशन करती है। अपराह्न भ्रूणीय रक्त प्रवाह की दर जो होती है वो कितनी होती है, 400 ml पर मिनट होती है। अम्लाइकल वेन जो होती है उसके अंदर कितनी होती है, 10 mm ऑफ Hg रक्त का दाब होता है। और अम्लाइकल जो धमनी होती है, वेन जो होती है, उसमें कितना 60 mm ऑफ Hg का प्रभाव होता है। ठीक है, भ्रूणीय कैपिलरी दाब जो होता है 20 से 40 mm ऑफ Hg होता है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, माता पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाने का काम करता है ये प्लेसेंटा। ठीक है, गर्भाशय को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन का सिक्रेशन करने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। भ्रूण के विकास हेतु O2 की आपूर्ति भी कौन करता है, प्लेसेंटा ही करता है। अवरोधक का कार्य करता है, अर्थात विषैले पदार्थों को माता से भ्रूण में जाने से रोकने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। भ्रूणीय उत्सर्जन क्रिया द्वारा यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन का उत्सर्जन करने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। जो अंदर जो गंदगी भरी उन गंदगी को बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे फीटल मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी थी। फीटल मेम्ब्रेन्स जो होती है 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो कोरोनियन होती है और एक एमनियोन होती है। ठीक है, 2 झिल्लियां होती है जिनके जो फीटल मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट वो रहती है। इसके अंदर कौन कौन सी फीटल को कवर करके रखती है, कौन कौन सी होती है, 2 झिल्लियां होती है, कौन कौन सी होती है, कोरियन और एमनियोन। ठीक है, कोरियन क्या होती है, ये परत कोरियन पत्रक का अवशिष्ट भाग है जिसकी मोटाई की तुलना से अधिक होती है, जिसकी मोटाई तुलना से अधिक होती है, जिसकी मोटाई एमनियोन की तुलना में अधिक होती है। जिसकी मोटाई क्या होती है, जिसकी मोटाई एमनियोन की तुलना में, एक सेकंड। ठीक है, ये परत कोरियन पत्र का अवशिष्ट भाग होती है, अवशिष्ट भाग होती है जिसकी मोटाई एमनियोन की तुलना में अधिक होती है। एमनियोन तथा कोरियन परस्पर ढीले संयोजी ऊतकों से जुड़ी रहती है। ठीक है, एमनियोन और जो कोरियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, संयोजी ऊतकों की सहायता से जुड़े रहते हैं। कोरियन की बाह्य सतह जो होती है ट्रोपोब्लास्ट से स्थित होती है। तो कोरियन की जो बाहर की जो सतह होती है उसके ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, ट्रोपोब्लास्ट की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में कोरियन परत में किसी प्रकार की तंत्रिका और वाहिका आपूर्ति नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की कैसी तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और किसी भी तरीके से वाहिकों की आपूर्ति नहीं होती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह की आपूर्तियां नहीं होती है कोरियन परत के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे एमनियोन। एमनियोन क्या होता है, भ्रूण की आंतरिक झिल्ली को एमनियोन कहा जाता है, जिसकी आंतरिक सतह पर चिकनी होती है तथा एमनियोन की बाह्य सतह संयोजी ऊतकों से बनी होती है जो कि कोरियन से जुड़ी होती है। ठीक है, भ्रूण की आंतरिक सतह जो होती है उसमें इस झिल्ली को कौन क्या कहा जाता है, एमनियोन कहा जाता है, जिसकी आंतरिक सतह क्या होती है, चिकनी होती है, बहुत ही चिकनी होती है। एमनियोन की जो बाह्य सतह होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, संयोजी ऊतक से। किससे जुड़ी होती है, कोरियन से जुड़ी होती है। ठीक है, जो संयोजी ऊतक उसकी सहायता से किससे जुड़ी होती है, कोरियन से जुड़ी होती है। पहले मैंने बता दिया ये कोरियन और एमनियोन एक
दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, संयोजी युक्तों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इनका फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन क्या करती है, जो आपकी फिल्टर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन उसका क्या फंक्शन क्या है, द्रव एम्ब्रियोन का निर्माण करने का काम करती है, गर्भाशय संक्रमण से बचाव करने का काम करती है, प्रसव अवस्था के दौरान सर्विक्स में विस्तार में सहायक होती है, स्टेरॉइड उपापचय में सहायक होती है, स्टेरॉइड जो होता है उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवानी है उसके अंदर सहायक होती है, और अकोर्डिनोक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में ये कौन कौन से फंक्शंस भी आ गए। उसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, जो बच्चे के आसपास के अंदर प्रेजेंट होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एमनियोटिक द्रव का निर्माण माता व शिशु के दोनों से उत्पन्न होता है। ठीक है, द्वारा उत्पन्न होता है। एमनियोटिक द्रव में स्थित जल प्रति 3 मिनट में रिप्लेस होता है। जो एमनियोटिक द्रव होता है वो क्या होता है, एमनियोटिक द्रव जो द्रव में स्थित जल, द्रव जो होता है उसमें स्थित जल जो होता है वो प्रति 3 मिनट के अंदर रिप्लेस होता है। द्रव में लेग्यून की उपस्थिति का से पता लगता है कि द्रव द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, द्रव में लेग्यून प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेन्यूगो प्रेजेंट होते हैं, लेन्यूगो है ना, लेन्यूगो, लेन्यूगो द्रव में क्या होता है, लेन्यूगो की उपस्थिति से पता चलता है कि द्रव द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। यदि आपके लेन्यूगो द्रव के अंदर लेन्यूगो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या जाता है कि भ्रूण को द्रव द्वारा जो है वो क्या हो रहा है, लेन्यूगो द्रव द्वारा जो क्या है कि प्राप्त हो रहा है, पोषण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एमनियोटिक द्रव का निर्माण किस दौरान, माता और शिशु दोनों से उत्पन्न होता है। एमनियोटिक द्रव जो होता है, जो उसमें जल जो होता है वो हर कितने मिनट में, 3 मिनट के अंदर रिप्लेस होता है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम कितना होता है, एमनियोटिक द्रव का आयतन कितना होता है, देखिए तो आयतन में देखेंगे आप लोग तो 12 सप्ताह के अंदर 50 ml होता है, 20 सप्ताह के अंदर 400 ml होता है, 36 से 38 सप्ताह के अंदर 1000 ml होता है। ठीक है, ठीक है, और ट्रम की अवस्था में 600 से 800 ml रहता था, 43 सप्ताह के अंदर 200 ml रहता है। ट्रम की अवस्था का मतलब प्रेगनेंसी वापस बाहर निकलने वाली है तो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे लीकेजिंग होने लग जाती है। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे 1000 था 36 से 38 सप्ताह के अंदर, ट्रम प्रेगनेंसी का मतलब है आप बेबी डिलीवर्ड कराना है। बेबी डिलीवर्ड कराते समय इसलिए कम होगा क्योंकि धीरे धीरे लीकेजिंग होने लग जाती है, जिसे व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। वही एक सिम्टम्स होता है जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी में बेबी डिलीवर्ड होने वाला है। ठीक है, और 43 सप्ताह जो होता है, 43 सप्ताह का मतलब है बेबी डिलीवर्ड होने के बाद की सप्ताह, उसके अंदर कितना रह जाता है, 200 ml रह जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे विशेषताएं क्या होती है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो कितना होता है, 1.010 होता है। ऑस्मोलैरिटी की जो होती है वो कितनी, 250 m ऑस्मोल होती है पर लीटर होती है। रंग जो होता है इसका पेल स्ट्रो कलर का होता है। ठीक है, जल जो होता है इसमें 98.99% जल होता है, और ठोस जो होता है 1 to 2% इसके अंदर ठोस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बनिक तत्व जो होते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर देखिए 0.3% जो होता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 3 ग्राम 0.3 ग्राम ग्लूकोज जो होता है 20 mg प्रेजेंट होता है, वसा जो होता है 50 mg, यूरिया जो होता है 30 mg प्रेजेंट होता है, यूरिक अम्ल जो होता है 4 mg प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रिएटिनिन जो होता है वो 2 mg प्रेजेंट होता है। एनपीएन जो होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, 30 mg प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अकार्बनिक तत्वों में निम्नलिखित में जिसमें सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सभी चीज निलंबित तत्व है, लेन्यूगो है, श्लेष्म एपिथेलियल वगैरह ये सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। आया समझ में, क्लियर है। अकार्बनिक तत्व जो होते हैं, तो इसके बाद में इसके फंक्शन देखेंगे हम लोग। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन क्या कहते हैं, भ्रूण की बाहर आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है। भ्रूण को जो बाहर से जो आघात लगने वाली होती है, किसी प्रकार की चोट न लगे, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। भ्रूण के शारीरिक भागों को गति करने है तो स्थान प्रदान करता है। भ्रूण का जो शारीरिक भाग है उनको क्या करना है, रोटेट करने का काम कौन करता है, तो जो करता है एमनियोटिक फ्लूइड, यानी पूरे बॉडी को घुमाने, बेबी जो घूमता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही रोटेट होता है। गर्भ में ताप का नियमन करने का काम भी कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम भी कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड करता है। सर्विक्स के विस्तारण में भी कौन सहायक होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। भ्रूण रक्त परिसंचरण को सुचारू बनाए रखने का काम कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड करता है। प्रसव के दौरान भ्रूण को गर्भाशय संक्रमण से बचाने का काम कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड करता है। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके और कार्य क्या है। भ्रूण के एमनियोटिक द्रव में निम्नलिखित असामान्यता होती है, कौन कौन से होती है देखिए इसके अंदर। तो गोल्डन कलर का होगा, इसमें बहुत सारी असामान्यताएं भी होती है, असामान्यताएं, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज असामान्यता। असामान्यता जिसे कहते हैं, ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन फर्स्ट टॉपिक था। ये असामान्यता है एमनियोटिक फ्लूइड के दौरान। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी असामान्यता, गोल्डन कलर का यदि होगा तो आरएच इनकम्प्लीबिलिटी है। ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का होगा, इसका मतलब अधिक परिपक्वता हो गई है, अधिक परिपक्वता हो गई, यानी बच्चा बहुत ज्यादा परिपक्व हो चुका है। ठीक है, द्रव में मेकोनियम की उपस्थिति होगी, इसका मतलब क्या होगा, हरा रंग दिखाई देगा, जो कि भ्रूण की डिस्ट्रेस को शो करेगा, यानी हरे रंग का एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब क्या था, भ्रूण डिस्ट्रेस हो चुका है। और एमनियोटिक फ्लूइड में रक्त दिखाई दे, गहरा रंग दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, रक्त होने की उपस्थिति दिखाई देती है। ठीक है, गहरा रेड कलर दिखेगा तो रक्त की स्थिति है ना।
फिर उसके बाद में देखेंगे अम्लाइकल रज्जु होती है, अम्लाइकल कॉर्ड जो होती है उसकी असमानता एब्नॉर्मलिटीज कौन कौन सी होती है। अम्लाइकल कॉर्ड की बहुत सारी असमानता होती है, ठीक है। नाभि नाभि रज्जु जो होता है, नाभि रज्जु को क्यूनिक्स भी कहते हैं, नाभि रज्जु, नाभि रज्जु को क्या कहते हैं, क्यूनिक्स भी कहते हैं। नाभि रज्जु एक लंबी कॉर्ड के समान संरचना होती है, लंबी कॉर्ड के समान संरचना जो कि भ्रूणी नाभि कोपरा को भ्रूणी सतह से जोड़ के रखता है। नाभि रज्जु का विकास बॉडी स्टॉक की मेसोडर्मल के खिंचाव में फोरियन तथा भ्रूणीय शक्ति के माध्यम से मध्य से होता है, ठीक है। संरचना क्या क्या होती है, नाभि रज्जु की संरचना में निम्नलिखित भाग प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर परिपक्व भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक एपिथेलियम का एक परतीय आवरण स्थित होता है। नाभि रज्जु हल्की श्वेत नीले रंग की होती है, जिसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर तथा व्यास 1.5 सेंटीमीटर होता है। नाभि रज्जु में 2 नाभि के धमनियां और एक नाभि की सिरा धसी हुई अवस्था में स्थित होती है, ठीक है। यह वाहिकाएं सर्पिलाकार रूप से बाई और दाई ओर कुंडलित अवस्था में रहती है, ठीक है। इन वाहिकाओं के चारों ओर बोस्टन जेली का आवरण बना होता है। नाभिक रज्जु के चारों ओर एमनियन की कवरिंग होती है, यानी कि इस तरह की जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें इसके अंदर तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। अम्लाइकल कॉर्ड, सॉरी, जो अम्लाइकल कॉर्ड है इसके अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती है। अम्लाइकल वेन होती है, अम्लाइकल दो अम्लाइकल आर्टरी होती है। इनके आसपास में जो होता है बोस्टन जेली पड़ी होती है, जो क्या करती है इसको चिपकने नहीं देती है और क्या करती है इनका सर्कुलेशन प्रॉपर करने के अंदर सहायता प्रदान करती है, इसे बोस्टन जेली कहा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, इसके ऊपर जो कवरिंग है एमनियोटिक, जो अम्लाइकल कॉर्ड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, एमनियन की बनी होती है, ठीक है। इसके फंक्शन के नाभि रज्जु द्वारा एमनियोटिक द्रव और नाभि के वाहिका अम्लाइकल वेसल के मध्य द्रव्य आयनों का एक्सचेंज होता है। भ्रूण को ऑक्सीजन आपूर्ति, पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए जीवन रेखा के रूप में स्थित होती है, ठीक है। एनाटॉमिकल वेरिएशन इन प्लेसेंटा, एनाटॉमिकल वेरिएशन कौन कौन से आते हैं, अपरा की एनाटॉमिकल संरचना में कौन कौन से वेरिएशन की वजह से जो है क्या बोलते हैं विकृति आने लगती है। तो सबसे पहले देखेंगे बाइपेराइटा अपरा। बाइपेराइटा अपरा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है प्लेसेंटा 2 भागों के अंदर बट जाता है। इस तरीके से प्लेसेंटा होता है अपने आप ऑटोमेटिक किसी कारणवश 2 भागों में बट जाएगा और वहां से क्या होने लग जाएगी, अलग अलग तरह की वाहिनियां निकलने लग जाएगी, ठीक है। अम्लाइकल कॉर्ड भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। और ब्लैटली डोर इंसर्शन ऑफ द कोड होता है, इसकी इस प्रकार की अपरा में नाभि रज्जु अपरा के परिधीय भाग से जुड़ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह का प्लेसेंटा है, इसकी परिधीय भाग यहाँ से क्या हो गया, नाभि रज्जु यहाँ पे जुड़ गई आकर के, ठीक है। तो ये बेटल डोर इंसर्शन ऑफ द कोड कहलाता है, ठीक है। सक्शनेटेड लोब ऑफ प्लेसेंटा, इसके अंदर इस प्रकार की स्थिति में नाभि रज्जु अपरा से कुछ अलग हट करके, अब इसमें जो यहाँ पे होना चाहिए नॉर्मल जो होती है यहाँ होती है, नॉर्मल क्या होती है, अम्लाइकल कॉर्ड बीच में सेंटर से कनेक्ट होती है। यदि यहाँ पे जुड़ जाए तो बेटल डोर इंसर्शन ऑफ द कोड हो जाता है। और कहीं पे भी और अदर कहीं पे भी जुड़ जाए, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ गए, यहाँ जुड़ गई, यहाँ जुड़ गई, कहीं भी जुड़ गए, तो वो कौन सा कहलाता है, सक्शनेटेड लोब ऑफ प्लेसेंटा कहलाता है। इस स्थिति में नाभि रज्जु अपरा से कुछ अलग भाग में स्थिर करके चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे वेलामेंटोस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड, इस प्रकार के अपरा में नाभि रज्जु झिल्ली से दूर होकर स्थित हो जाती है, कहीं भी दूर होकर के स्थित हो जाएगी, ठीक है। और ट्राइपैराइटिड प्लेसेंटा, इस स्थिति में अपरा जो होगा कितने खंडों में बढ़ जाएगा, 3 खंडों में बढ़ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है, ये प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी थी। 20 मिनट की क्लास ही